नमस्कार, इंडिया एट 9 में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले आज की एक बड़ी खबर, महुआ मोइत्रा घूसकांड मामले में सीबीआई ने आज जांच शुरू कर दी है। सीबीआई लोकपाल के निर्देश पर प्रारंभिक जांच शुरू कर रही है। सीबीआई प्रारंभिक जांच पर लोकपाल को रिपोर्ट सौंपेगी और लोकपाल तय करेगा कि एफआईआर हो या नहीं। महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने कैश और गिफ्ट के बदले लोकसभा में सवाल पूछे। ये भी आरोप है कि उन्होंने लोकसभा अकाउंट का लॉगिन और पासवर्ड कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को दिया। इस पर और जानकारी के लिए सीधा चलते हैं सीनियर एडिटर नीता शर्मा के पास। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में कैश फॉर क्वेरी के मामले में एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो दर्ज कर ली है। इस इंक्वायरी के तहत वो उससे पूछताछ कर सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स को भी खंगाल सकते हैं उन्हें बुलाने के बाद। हालांकि इस पीए के तहत ना वो उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं और ना ही सर्चेस कंडक्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर ने इस मामले में एक कंप्लेन दर्ज की थी और साथ में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे को भी कंप्लेन दी थी और बोला था कि महुआ मोइत्रा ने पैसे लेकर संसद में सवाल पूछे थे। इसके तहत लोकपाल ने एक ऑर्डर किया था जिसके तहत सीबीआई ने अब ये मामला दर्ज किया है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने इस मामले पर कहा कि ये बीजेपी की रची हुई सियासी साजिश है। देखिए, ये एक पूरा पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है भारतीय जनता पार्टी की। ये भारतीय जनता पार्टी अभी तृणमूल कांग्रेस लीडर्स के खिलाफ सीबीआई, ईडी, सेंट्रल एजेंसीज को वो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह मिसयूज कर रहा है। और बंगाल की तरफ उसका जो नजर है बहुत बुरी नजर है, विंडिक्टिव नजर है, क्योंकि बंगाल में वो हार जाता है। इसीलिए तृणमूल कांग्रेस लीडर्स को वो लोग टारगेट कर रहे हैं हैरासमेंट करने के लिए। और महुआ के खिलाफ जो हो रहा है वो इस सेम स्क्रिप्ट का एक पन्ना है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज 199 सीटों पर मतदान हुआ। शहरों से लेकर गांवों के बूथों तक मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें देखी गई। शाम 5 बजे तक 68.2% मतदान हुआ। राजस्थान में हर चुनाव में सत्ता परिवर्तन करीब करीब ट्रेंड बन गया है। कांग्रेस दोबारा सत्ता में वापस आने के दावे कर रही है। हालांकि राजस्थान में कई जगहों से बवाल की खबरें भी आई। राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर शेखावटी में मतदान के दौरान पथराव हुआ। पथराव के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया है। भरतपुर जिले की कामा विधानसभा क्षेत्र के सांवेलकर गांव में 2 गुटों में झड़प हो गई। इसके चलते मतदान केंद्र पर अफरा तफरी मच गई और पोलिंग पार्टी को ही भागना पड़ा। धौलपुर की बाड़ी विधानसभा में पोलिंग बूथ के पास फायरिंग की खबर आई है। यहां बीएसपी और बीजेपी उम्मीदवार के समर्थक भिड़ गए। और राजस्थान विधानसभा चुनाव में क्या रही सबसे बड़ी खासियत, झालरापाटन से बता रही हैं हर्षा कुमारी सिंह। देखिए, इस बार का जो चुनाव है राजस्थान का वो इस तरह से अलग है पिछले विधानसभा चुनावों से, क्योंकि इस बार कांग्रेस बहुत कोशिश कर रही है कि जो 30 साल की जो रिवॉल्विंग डोर ऑफ पॉलिटिक्स है उसको कहीं ना कहीं उस रिवाज को बदला जाए। और कांग्रेस ने पूरी तरह से एक ताकत झोंक ली है। कांग्रेस बहुत इनफैक्ट अग्रेसिव होके कांग्रेस ने इस चुनाव का नैरेटिव और टोन सेट किया है। समाज कल्याण की योजनाएं, उसको एक्चुअली हम कह सकते हैं कि अशोक गहलोत ने 1 साल पहले से चुनावी अभियान अपना शुरू कर दिया था, जब से उन्होंने महंगाई राहत कैंप्स का लॉन्च किया था। इसमें बीजेपी कोई नैरेटिव एक तरह से सेट नहीं कर पाई है। बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस के रिएक्शन में उन्होंने भी गारंटीज दी हैं। पहली बार बीजेपी में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है और पहली बार ये
प्राइम मिनिस्टर वर्सेस चीफ मिनिस्टर का चुनाव है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है राजस्थान का, और उनके सामने है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चेहरा। तो इस तरह से जो ये चुनाव है, इस तरह से ये यूनिक है पिछले विधानसभा चुनावों से, और अगर इसमें कांग्रेस रिपीट कर पाएगी तो ये बहुत ही यूनिक चुनाव होगा कि पहला चुनाव होगा कि कोई भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट राजस्थान में रिपीट कर पाई है। दूसरी चीज़ हम इस चुनाव में देख रहे हैं वो है कि पिछले चुनाव से महिला मतदाता ज़्यादा आ रही थी, पर इस बार भी महिला मतदाता और जो युवा है वो एक तरह से ट्रेंड में है। महिला मतदाता और युवा को हर मैनिफेस्टो साजने की कोशिश कर रही है। महिला मतदाता और युवा वोटर सेंटर स्टेज है, पार्टीज़ के निशाने पे है, साधा जा रहा है उनको, और ख़ास जो अनाउंसमेंट्स हो रही है मैनिफेस्टो में वो महिला और यूथ वोट को लेकर है, क्योंकि महिला का जो इश्यूज़ है और यूथ जो इश्यूज़ है, जैसे सुरक्षा का सवाल है या एजुकेशन का सवाल है या जॉब्स का सवाल है, ये भी एक तरह से पहली बार इस चुनाव में एक नैरेटिव बनकर सामने आ रहे हैं, एक पोल प्लैंक बन चुके हैं। और दूसरी बात जो है, इस बार सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं। तो डोटासरा, गोविंद सिंह डोटासरा फॉर एग्जांपल, अब उनका एक पिक्चर बहुत वायरल हुआ था कि जीप पे वो खड़े होकर नाच रहे थे। तो वो जो उनका नाचते हुए का जो वीडियो था, कहीं ना कहीं वो हर मतदाता के घर पहुंचा है। तो जो सोशल मीडिया ने जिस तरह से प्रचार किया है, जो ट्विटर पे जो प्रचार हुआ है या जो एक्स पे प्रचार हुआ है, जो आप एक्स कहलाते हैं, या इंस्टाग्राम पे प्रचार हुआ है, वो अपने आप में एक अलग ही नैरेटिव है। तो किसकी सोशल मीडिया हैंडल्स कितने अच्छे से चल पाई है, कहीं ना कहीं ये भी जो कैंडिडेट है उसका जो हृदय किस्मत है, उसका जो भाग्य है वो तय करेगा। तो इन सब चीज़ों में ये चुनाव कुछ अलग है। रुख और खबरों का, प्रधानमंत्री मोदी ने आज बेंगलुरु में तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये गजब का अनुभव रहा। इस उड़ान से मेरे अंदर देश की स्वदेशी क्षमताओं पर भरोसा और बढ़ गया है। पीएम ने ट्विटर पर लिखा कि तेजस में उड़ान भरते हुए बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के चलते हम विश्व में किसी से कम नहीं हैं। भारतीय वायुसेना, DRDO और HAL के साथ समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तेजस लड़ाकू विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है। तेजस के सफर के लिए फौजी कपड़ों में तैयार होकर प्रधानमंत्री आए और भारत में बने जेट में सवार हुए। तेजस में प्रधानमंत्री का ये सफर कोई आम सफर नहीं था। ये जेट, जो दुनिया का सबसे छोटा और सबसे हल्का सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है, इसी के बल पर भारतीय वायुसेना अपने स्क्वाड्रन की ताकत बढ़ाना चाहती है, जो उसकी तय संख्या से काफी कम हो चुकी है। भारत में फिलहाल 33 तेजस लड़ाकू विमान हैं और 7 2 सीट वाले जेट या तो बन रहे हैं या सेवा में शामिल हो चुके हैं। 83 तेजस MK-A1 लड़ाकू विमान, जो ज्यादा आधुनिक हैं, उनका 36,468 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया है। भारतीय वायुसेना ने 97 अतिरिक्त लड़ाकू विमान लेने की पेशकश की है। भारत और आधुनिक तेजस MK-2 लड़ाकू विमान लेने के लिए भी प्रतिबद्ध है। हालांकि तेजस के मुख्य हिस्से, जिनमें इसका कार्बन तत्वों से बना ढांचा, एवियोनिक्स और उड़ान नियंत्रण प्रणाली के साथ साथ मिशन कंप्यूटर भारत में बनाए गए हैं। जेट का इंजन अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का बना है। जब तक तेजस MK-2 सेवा में शामिल होगा, तब तक इसका इंजन GE-414 भी भारत में बनने लगेगा। प्रधानमंत्री को तेजस में ले जाने का सरकार का फैसला काफी अहम है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सुरक्षा की वजह से अमूमन 2 इंजन वाले विमानों या हेलीकॉप्टरों में सफर करते हैं, जबकि तेजस में एक ही इंजन है। वैसे इसका सुरक्षा रिकॉर्ड सराहनीय है। विष्णु सोम की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। उत्तरकाशी की सुरंग में 41 मजदूरों को निकालने का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। बचाव अभियान में लगातार नई बाधाएं सामने आ रही हैं। मजदूरों से महज 10 मीटर दूर अमेरिकी ऑगर मशीन टूट गई, जिसके चलते बचाव अभियान शुक्रवार से रुका हुआ है। इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट ने कहा कि अब ऑगर से ड्रिलिंग नहीं होगी। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए दूसरे विकल्पों की मदद ली जाएगी। NDMA का कहना है कि अब फोकस वर्टिकल ड्रिलिंग पर है। और उसके अलावा सरिये आए वो यहाँ पर है, वो ठीक
सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के लिए बाहर निकलने का रास्ता तैयार नहीं हुआ है। बीते कई दिन से जिस ऑगर मशीन के सहारे रास्ता बनाने का काम चल रहा था, वो अब रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल नहीं हो पाएगी। पूरी कहानी ऑगर मशीन के ये टूटे हिस्से बता रहे हैं। वैसे तो कई बार ऑगर मशीन के रास्ते में बाधाएं आई, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है, क्योंकि ड्रिलिंग के दौरान ऑगर के ब्लेड सरियों के जाल में फंस गए। मशीन आगे नहीं बढ़ पाई, लिहाजा उसे टुकड़ों में बाहर निकालना पड़ रहा है। बहुत नज़दीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, आगे कोई फिर से कोई गडर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से, वो तो अभी चूंकि उसको काट के 1 मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है और 20-25 मीटर करीब अभी और निकलनी है। 25 मीटर से ज़्यादा है, तो जो भी समय लगेगा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद उसके बाद मैनुअली उस पर आगे बढ़ेंगे। मजदूरों की निकासी का रास्ता बनाने के लिए जरूरी है कि ऑगर मशीन पूरी तरह से बाहर निकाली जाए, लिहाजा इस काम के लिए प्लाज्मा मशीन का सहारा लिया जाएगा। अभी हैदराबाद से ऑगर मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा जो कटर है, प्लाज्मा कटर मंगाया जा रहा है। वो भी शाम तक जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा और रात तक यहाँ पर आने से वो जल्दी, और जो कटिंग का काम है वो जल्दी होगा। ऑगर मशीन बेहद ताकतवर होती है, लेकिन लगता है सिलक्यारा टनल में मुसीबतें इस विदेशी मशीन से भी ज्यादा ताकतवर हैं। लिहाजा दूसरे विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। उनमें से एक विकल्प है मैनुअल ड्रिलिंग। मैनुअली अंदर जाएंगे और 1 मीटर 1 घंटे का मैनुअली जो है उसको करने के बाद उसको पाइप को पुश करने का काम शुरू होगा। तो ये मान के चलिए कि जल्दी से जल्दी हो, अगर कोई हर्डल ना आए। जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था तब 5 विकल्पों पर काम करने की योजना बनी थी। उनमें से एक था वर्टिकल ड्रिलिंग। अब इस विकल्प को भी अपनाया जाएगा। अब लगता है कि वर्टिकल ड्रिलिंग की भी आवश्यकता है और सिचुएशन जिस तरह की परिस्थिति आती है उस हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं और अभी ये निर्णय लिया गया है कि वर्टिकल ड्रिलिंग करने की भी आवश्यकता है। तो वर्तमान परिस्थिति में एक तो अगर वाले मैटर को हम परस्यू करते रहेंगे, पाइप पुशिंग हॉरिजेंटल जो सिलक्यारा एंड से हो रही है, और जो दूसरी स्ट्रेटेजी है वो SGVNL के माध्यम से वर्टिकल ड्रिलिंग हम करेंगे। वो ये 2 मेथड हम परस्यू कर रहे हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए ऋषिकेश से मशीन उत्तरकाशी पहुंच चुकी है। ये मशीन वर्टिकल में जाएगी और ये इसका वो अगर जो ज़मीन में बेस बनाकर, और ये मशीन के जो ड्रिल्स हैं वो लगभग 85 मीटर ज़मीन में जाएंगे और लगभग 1 मीटर का डाया यानी 1 मीटर चौड़ाई करेंगे। और ये मशीन अंदर जब ड्रिल करेगी तो पहले ही इसे ड्रिल किया जाएगा और ये चेक करेंगे कि इसके बीच में कोई हर्डल्स तो नहीं है, कोई बड़ा रॉक तो नहीं है। उसके बाद दूसरी मशीन से बड़ा होल किया जाएगा, यानी दूसरा जो ऑप्शन वर्टिकल ड्रिल का है उसको भी इन्होंने अभी रखा है, क्योंकि इनको लगता है कि अंदर जो कंक्रीट का जाल है वो कहीं ना कहीं बाधा बन रहा है। करीब 60 मीटर की दूरी पर मजदूर फंसे हुए हैं। 49 मीटर तक ड्रिलिंग हो चुकी है और पाइप डाला जा चुका है। अब आगे मैनुअली मलबा निकाला जाएगा। काम आसान नहीं है, लेकिन बचाव टीम के हौसले बुलंद हैं और पूरे देश को भरोसा है कि मजदूर सुरक्षित बाहर आएंगे। उत्तरकाशी से किशोर रावत, NDTV इंडिया के लिए। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम के बाद हमास ने अपनी कैद से बंधकों को छोड़ना शुरू कर दिया है। आज कितने बंधकों की रिहाई हो रही है और जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह के पास। इजरायल हमास के बीच युद्ध विराम का पहला दिन शांति से बीता है। दोनों ही तरफ से कहीं कोई हमले की खबर नहीं आई। दूसरा दिन भी शांति से बीत रहा है। इजरायल सरकार के मुताबिक शनिवार को हमास 14 बंधकों को छोड़ रहा है। इजराइल 42 फिलिस्तीनियों को रिहा कर रहा है। युद्ध विराम के पहले दिन हमास की तरफ से 13 इजरायली, 10 थाईलैंड और 1 फिलीपींस के बंधकों को छोड़ा गया। इजराइल की सीमा में इनके आने के बाद सभी को स्वास्थ्य जांच के लिए ले जाया गया। पहले दिन छोड़े जाने वाले बंधकों में महिलाएं और बच्चे शामिल थे।
दोहरी नागरिकता वाला कोई भी बंधक पहले दिन नहीं छोड़ा गया। अब तक की जानकारी कहती है कि 4 दिनों में जो 50 बंधक छोड़े जाने वाले हैं उनमें 3 अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। हालांकि पहले दिन किसी अमेरिकी नागरिक को नहीं छोड़ा गया। जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पूछा गया कि अमेरिकी नागरिक कब रिहा होंगे, तो बाइडेन ने कहा कि उनको पता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को यह भी नहीं पता कि अमेरिका के कितने बंधक जिंदा हैं या उनकी हालत क्या है। हमास के कब्जे में अमेरिका के 9 नागरिक और एक स्थायी निवासी यानी कि कुल 10 अमेरिकी हैं और उनकी रिहाई के लिए अमेरिका लगातार कोशिश में जुटा है। और जो मौजूदा युद्ध विराम हुआ है उसके पीछे एक ये भी फैक्टर है, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि युद्ध विराम हो और उसके सभी नहीं तो कम से कम कुछ नागरिक जो हैं वो हमास के कब्जे से छूटें। युद्ध विराम समझौते के तहत शुक्रवार को 13 इजरायली बंधकों को ही छोड़ा जाना था, लेकिन हमास ने 11 और बंधकों को छोड़ा। थाईलैंड, कतर और मिस्र और ईरान के जरिए बंधकों को छुड़ाने की अलग से कोशिश में लगा था। उसका नतीजा कि उसके 10 जो बंधक हैं वो छोड़े गए। हमास के पास थाईलैंड के 10 और बंधक रह गए हैं। इजराइल की तरफ से 39 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया। पहले दिन इनको हाइफा के पास की 2 जेलों से यरूशलेम ले जाया गया और वहां से उनको रमाला भेजा गया। इस तरह बंधकों और कैदियों की अदला बदली का पहला चरण पूरा हो गया। दूसरा चरण आज पूरा हो रहा है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 14 बंधक हैं हमास की तरफ से छोड़े जाएंगे और 42 कैदी जो है वो इजराइल की तरफ से छोड़े जाएंगे। नजर इस बात पर है कि युद्ध विराम के 4 दिन पूरी तरह शांति से बीतते हैं या नहीं। गाजा से कई फौजी बख्तरबंद गाड़ियां इजराइल की तरफ लौटती देखी गई। हालांकि इजराइल 4 दिनों के युद्ध विराम के बाद फिर उसी ताकत के साथ हमले करेगा, ये वो साफ कर चुका है। लेकिन इन 4 दिनों का इस्तेमाल वह भी अपनी सैन्य रणनीति को और ज्यादा मजबूत करने के लिए करेगा, ये साफ है। राफा सीमा से राहत सामग्री गाजा पहुंचना शुरू हो गया है। पहले दिन करीब 100 ट्रक जो है वो राफा बॉर्डर पर खड़े थे। दूसरी तरफ युद्ध विराम लागू होने से मिस्र में फंसे जो फिलिस्तीनी हैं उनको भी राहत मिली है। अच्छी खासी तादाद में वो राफा बॉर्डर के जरिए गाजा लौट रहे हैं। इस तरह के दृश्य और इस तरह की जो जानकारी है वो आई है। बमबारी के खतरों और राफा सीमा पर सख्ती के बीच वे नहीं लौट पा रहे थे। हालांकि ये भी बड़ा सवाल है कि जब वे गाजा लौट रहे हैं और जब फिर से इजराइल के हमले शुरू होंगे तो फिर गाजा में जो पहले से मौजूद लोग हैं और जो लौट रहे हैं उनका क्या होगा। इजराइल के बार बार चेतावनी के बाद उत्तरी गाजा से लाखों लोग जो हैं वो दक्षिणी गाजा भागकर आ चुके हैं। वे दोबारा इस युद्ध विराम के दौरान उत्तरी गाजा नहीं जा पा रहे। ये तभी संभव होगा जब अधिक लंबी अवधि का युद्ध विराम हो या फिर पूर्ण युद्ध विराम हो। हालांकि फिलहाल तो नजर 4 दिनों के युद्ध विराम पर है, जिसका कि दूसरा दिन शांति से बीत रहा है और इंतजार है उन बंधकों की रिहाई का जो दूसरे दिन छोड़े जाने हैं और फिर उनके साथ भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो पहले दिन अपनाई गई। तो इंडिया एट 9 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।